नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज इस स्थिति में मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। दांगी प्रभा परिवार का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे जो विषय दिया गया है या जिस विषय के लिए मुझे बोला गया है वो विषय रहे विशेषतः उन विषयों की अगर बात की जाए कि लॉकडाउन में प्रतियोगी परीक्षा संबंधित तैयारी हम कैसे करें। ये एक बड़ा विषय भी है और एक बड़ी बात भी है। तो प्यारे दोस्तों, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी जो स्थिति है उससे किस तरह से निपटा जाए। परिस्थितियाँ बहुत ही बुरी तरह से हम सबको पता है कि किस हालात से हम सब गुजर रहे हैं। अगर आपको आवाज़ सही आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ सही आ रही है, वरना मैं माइक का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आवाज़ सही आ रही है तो आप एक बार बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरिनारायण साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार राकेश भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माइक का यूज़ कर ही लेता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि मेरी बात आप तक अच्छे से पहुँच पाएगी। तो विशेष करके मैं यहाँ पर हूँ, ठीक आ रही है बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आवाज़ ठीक आ रही है। आवाज़ दोस्तों, सबसे पहले तो हमें प्रतियोगी परीक्षा संबंधी बातें देखनी है। अधिकतर बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा मन नहीं लग रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कई प्रकार की समस्याओं से हम सामना करना पड़ रहा है, पूरी तरह से हम एक तरह से पढ़ने में ध्यान दे नहीं पा रहे हैं और मन नहीं लग रहा है। अधिकतर बच्चों की यही समस्याएं देखने को मिली है और सभी की लगभग थोड़ी कम आ रही। अब ज़्यादा शायद मैंने माइक का यूज़ किया है तो अब अच्छे से आवाज़ आ रही होगी। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में, तो सबसे बड़ी बात यही है कि लॉकडाउन का हम कैसे उपयोग करें। एक बड़ा विषय भी है, बड़ा मुद्दा भी है। जय हिंद तुषार जी, जय हिंद। इस संबंध में हम सभी को विदित है कि कोरोना वायरस से हम पूरी तरह प्रभावित हैं और इसका जो प्रभाव है ये सिर्फ हम पर ही नहीं, पूरे विश्व पर इस समय दिखाई दे रहा है। इन परिस्थितियों से निकलकर हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपने आप को संयमित करें। हम संयमित करने के साथ साथ अपने आप को आगे की ओर बढ़ाते रहें। प्यारे दोस्तों, लॉकडाउन का चौथा चरण अभी शुरुआत हुआ है और 31 तारीख तक अभी बताया जा रहा है कि लॉकडाउन रहने वाला है। आगे भी इसके बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। तो विशेष करके मैं आगे की अपनी बात रखूं उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। दोस्तों, मैं भगवान दांगी, ग्राम मोटा केवड़ी, जिला शाजापुर से मैं बिलोंग करता हूं और वर्तमान में मैं इंदौर जिले में सत्यादि शर्मा क्लासेस परिवार में पिछले 5 सालों से वहाँ पर अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। देखिए, पिछले 5 वर्षों से मैं सत्यादि शर्मा क्लासेस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 10 वर्षों से मैं अध्यापन के क्षेत्र में हूँ। हाल ही में वर्ग 1 में मेरा चयन हुआ है हिंदी विषय से और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप सभी के सामने मुझे यह मौका दिया गया है। हम इंदौर में एक बड़े संस्थान में कार्यरत हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा की व्यापक रूप से तैयारी करवाता है और स्वजाति बंधुओं को विशेष करके वहाँ पर कुछ जो है उनका भी योगदान हम करते हैं। प्यारे दोस्तों, आगे की हम बात करें कि लॉकडाउन में आखिर प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहे। दोस्तों, सारी बातें हम करते रहेंगे, एक क्रमवार करते रहेंगे। उससे पहले आज मुझे एक मित्र ने एक कहानी पहुंचाई थी।
तो उस कहानी को मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। 2 मिनट का समय आपका रहेगा और सीधा सीधा फिर हम अपने मुद्दे से जुड़ेंगे। कहानी कुछ यूँ है कि बताया जाता है कि एक बार भगवान इंद्र किसानों से रुष्ट हो गए। ये कहानी आज ही मेरे एक मित्र ने बताया कि भाई लॉकडाउन के मुद्दे पर आप बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे उन्होंने बताया और मुझे बहुत ही ज़्यादा एक तरह से जची। कहानी में होता क्या है, एक बार देवराज इंद्र किसानों से रुष्ट हो जाते हैं। किसानों से रुष्ट होने के बाद वो किसानों के पास जाकर कहते हैं कि अगले 12 वर्षों तक यहाँ पर किसी भी प्रकार की बारिश अब होने वाली नहीं है। दोस्तों, गर्मी थोड़ी हद से ही ज़्यादा है। गर्मी का बहुत ज़्यादा है और लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, तो इंद्र भगवान के द्वारा कहा जाता है कि अगले 12 वर्षों तक पानी नहीं गिरेगा। अब किसान जो है वो पूरी तरह जो है व्याकुल हो जाते हैं और भगवान इंद्र से बहुत प्रार्थना करते हैं कि हे देवराज इंद्र, हे ईश्वर, कृपया करके बरसात कराइए, वरना हमारी स्थिति तो बहुत ही खराब हो जाएगी। अब उनके बार बार आग्रह करने पर किसानों से ये बात कह देते हैं और भगवान शिव के पास जाकर विशेष आग्रह करते हैं कि आपको डमरू नहीं बजाना है। अर्थात दोनों तरफ से देवराज इंद्र जो है अपना ही पक्ष जो है प्रबल कर लेते हैं। अब किसान जो है दौड़े थके हारे परेशान दौड़कर जाते हैं भगवान शिव के पास और कहते हैं कि हे प्रभु, डमरू बजा दीजिए। लेकिन भगवान शिव थक कर बैठ जाते हैं, या कहें कि पूरी तरह से उनकी मिन्नतों से हार कर या उनकी मिन्नतों पर ध्यान ना देकर पूरी तरह से कहते हैं कि भाई डमरू तो अब 12 वर्ष के बाद ही बजेगा। तो दोस्तों, इस तरह की बातें या घटनाक्रम घटित होता है और इसी क्रम में जब सारे किसान थक कर हार जाते हैं, फसल करना छोड़ देते हैं, सारे काम करना बंद कर देते हैं, खेतों को बिखेरना बंद कर देते हैं और आराम से थक कर बैठ जाते हैं, कोई काम उनके पास नहीं रहता है, इसी बीच एक किसान ऐसा भी होता है जो हर वर्ष क्या करता है, खेतों में पूरी तरह से उसको एक तरफ बखेरता है और पूरी तरह से बीजारोपण की पूरी प्रक्रिया करता है। ऐसा लगभग 3 वर्ष तक चलता रहा। 3 वर्ष तक यही प्रक्रिया लगभग चलती रहती है, लेकिन वो किसान जो हिम्मत नहीं हारता है, किसान बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारता है और उसे पता था कि 12 वर्ष तक पानी नहीं गिरने वाला है, उसके बावजूद वो खेती करना बंद नहीं करता है, वो खेतों को बिखेरना जारी रखता है। अब इस घटनाक्रम में सभी
रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी से जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है जी। तो किसान जो है वो हर वर्ष जो है पूरी प्रोसेस दोहराता है, और जब सारे किसान पूछते तो कहते हैं कि मैं कभी भी अपना काम छोड़ने वाला नहीं हूं और कभी भी अपना काम नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने अभ्यास करना बंद कर दिया तो मैं जो भी काम सीखा था वो भूल जाऊंगा, उसमें प्रबल नहीं रहूंगा, उसमें सशक्त नहीं रहूंगा। जब ये सारा घटनाक्रम भगवान शिव और माता पार्वती देखते रहते हैं तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि इस किसान ने कितनी तार्किक बातें की हैं, हे प्रभु, हे भगवान शिव, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अपना डमरू बजाना भूल गए हो? इन 3-4 सालों में आपने डमरू को हाथ तक नहीं लगाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप डमरू बजाना भूल गए हैं? भगवान शिव ने जब माता पार्वती की ऐसी बातें सुनी तो तुरंत वो उठे और पार्वती माता से कहा कि मैं अपना डमरू बजाना नहीं भूला हूँ, और अब देखो, और तुरंत उन्होंने डमरू बजाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही चौथे वर्ष में उनके द्वारा डमरू बजाना स्टार्ट होता है, घनघोर बारिश होने लगती है, और वो किसान जो पूरा काम या पूरी प्रोसेस कर चुका था, उसके खेतों में फसल का लहलाना आम बात या आम रूप से देखने को मिल जाता है। जबकि दूसरे किसान जो ऐसे ही बैठे हुए थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने अपने खेत की सुध तक नहीं ली थी, वो कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों, सारांश ये है, लॉकडाउन जरूर खत्म होगा, लॉकडाउन रूपी बारिश जरूर होगी। छोड़े, और चाहे लॉकडाउन चाहे 1 महीने में समाप्त हो, 6 माह में समाप्त हो या 1 वर्ष में समाप्त हो, हमें अपना परिश्रम करना नहीं छोड़ना है। और हमें यह तो पता है कि एक दिन लॉकडाउन जरूर खत्म होगा, लेकिन जो थक हार कर बैठे हैं, जिन्होंने अभ्यास नहीं कर रहे हैं, उनकी हालत क्या होगी, उस किसान से आप सीख सकते हैं जो खेती करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। दोस्तों, मेरी बात उम्मीद आप तक पहुंच गई होगी। आपको उस किसान की तरह जो कि मेहनती था वैसा बनना है। चाहे लॉकडाउन कभी खत्म हो, यह मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप निरंतर अभ्यास करते रहो, क्योंकि अभ्यास ही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, ये कहानी हमें सीधा सीधा जोड़ती है, क्योंकि कोरोना वायरस या लॉकडाउन के संबंध में मैं क्या, अपने देश के प्रधानमंत्री भी खुद नहीं समझ सकते या सोच सकते कि इसे कब खत्म करना है। तो कहने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है और निरंतरता के साथ अभ्यास करते रहना है। दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, सभी साथ में जुड़े हुए हैं। तो कहने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना ही है। दोस्तों, गर्मी की थोड़ी मात्रा ज़्यादा ही है, इसलिए बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी होता है। नमस्कार अरविंद जी, राहुल जी, योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
सीखने का ये मतलब मकसद है कि अपनी दिनचर्या को इस तरह से निर्धारित कर लीजिए कि 24 घंटे में से मुझे कैसी भी स्थितियां क्यों ना बन जाए, कितना भी काम क्यों ना आ जाए, मुझे 4 घंटे 6 घंटे निर्धारित करके पढ़ाई को ही देना है। और हिमांशु सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप जुड़े हमसे। राजकुमार जी, जय शर्मा जी, एस शर्मा जी, अंकित यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बात को मैं बढ़ाना चाहूँगा क्योंकि सभी लोग जुड़े हुए हैं। आगे मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपने अगर लॉकडाउन को आपको सदुपयोग करना है तो दिनचर्या को इस तरह बांट लीजिए कि 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। कैसी भी स्थिति क्यों ना निर्मित हो जाए, चाहे क्यों भी परिस्थिति क्यों ना हो, फिर भी हमें पढ़ना जरूर है और पढ़कर निर्धारित करना है कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। दोस्तों, पहले भी कह चुका हूं कि एकांत जो मिला है हमें, ये एकांत हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव तरह से पथ है, सकारात्मक रूप है हमारे लिए। इससे पहले मैं यूट्यूब पर आया था लाइव और मैंने कहा था कि एकांत जो होता है वो मूर्खों के लिए एक नकारात्मक पक्ष होता है, जबकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो लोग जो एकांत है उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेते हैं और बहुत ही सकारात्मक मानते हैं, उसका सकारात्मकता के साथ उपयोग करते हैं। दोस्तों, चाहे आप कितने भी बड़े विद्वानों के उदाहरण देख लीजिए, एक कहानी के संदर्भ में हमने देखा था, न्यूटन की हमने कहानी जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के द्वारा उनको क्या कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, समझ सकते हैं महर्षि अरविंद दर्शन आपने सुना ही होगा, काफी एमपीपीएससी जो करते हैं उनको अच्छे से पता होगा अरविंद दर्शन के बारे में। तो मैं बता ही रहा हूं कि अंग्रेजों के द्वारा महर्षि अरविंद को जेल में डाल दिया गया और एक ऐसी जेल में डाला गया, एक ऐसी काल कोठरी में डाला गया जहां आसपास कोई भी नहीं था, अर्थात कोई भी उनके आसपास नहीं था। एकांत में, काल कोठरी में कोई बातचीत करने वाला भी नहीं था। अर्थात इस समय महर्षि अरविंद एकांत में किसी से बात तक नहीं कर सकते थे। और कहा यह जाता है कि जब किसी दूसरे से बात नहीं होती तो वही समय होता है कि अपने आप से बात की जाए। जब हमारे पास कोई दूसरा बात करने के लिए ना हो तो हमें अपने आप से बात करनी चाहिए। यही महर्षि अरविंद ने किया, अपनी कमियों पर विचार किया, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया है, क्या क्या वे कर सकते हैं, इन सभी बातों पर उन्होंने एकांत में एकालाप करते हुए विचार किया और उनको समझ में आ चुका था कि ये जीवन जो वो जी रहे हैं इनके लिए वो नहीं बने हैं। दोस्तों, उनको समझ में आ चुका था कि जिस चीज के लिए वो बने हैं वो कुछ और ही है। महर्षि अरविंद जेल से छूटने के तुरंत बाद क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर हटकर एक अलग ही विचारधारा को जन्म देते हैं, जिसे
से कम अंक लाता था, आज अगर वो अपनी कमजोरियों पर विचार करे तो बहुत ही अच्छे अंक ला सकता है। दोस्तों, ये समय है हमें अपने आप को मजबूत बनाने का। एकांत में हम अपनी कमजोरियों पर विचार करें, अपने आप को देखें कि हाँ, मैं कहाँ कमजोर हूं, मैं किस विषय में सबसे कमजोर हूं, मुझे कहाँ पर ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जब हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं होता तो हमें अपने आप से बात करनी चाहिए, खुद से सोचना चाहिए कि मैं कहाँ कमजोर हूं। विशेष करके दोस्तों, विशेष करके बात करें तो आने वाला कुछ समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसमें हताश हो रहे हैं, टूट रहे हैं। दोस्तों, यही वो समय है जब अपने आप को मजबूत बनाइए। आप उन कमजोरियों पर ध्यान दीजिए जिसमें आप हमेशा पिछड़ते जा रहे थे, क्योंकि पहले बहाना था कि हम कमजोर हैं, लेकिन अब बहाना नहीं है। दोस्तों, एमपी पुलिस की मैं पहले तैयारी करता था, एसआई और कांस्टेबल तक मैंने दिए हैं। बाद में मैं लंबे समय तक रहा, फिर मुझे वर्ग 1 में चयन हुआ। एमपी पुलिस का एक मुझे किस्सा याद आता है। काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ एक तरह से। एमपी पुलिस में लगभग मैं 4-5 बार रिटर्न निकाल चुका गई कि असफल व्यक्ति के पास कई प्रकार के बहाने होते हैं। वो जब असफल हो जाता है तो कहता है कि मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने तो ऐसे एग्जाम दे दी थी, मैं तो कर नहीं पा रहा था। दोस्तों, क्यों नहीं कर पा रहे थे? आखिर क्या रीजन था? किसने रोका था? क्या कारण था? समय नहीं था? क्या नहीं था? दोस्तों, ये सिर्फ बहाने हैं, क्योंकि आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि साइकिल का पंचर की दुकान लगाने वाले व्यक्ति आईएएस बना, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति यूपीएससी फाइट कर गया। इंदौर की ही घटना है, लास्ट यूपीएससी की घटना है, शायद टॉप 10 में उस बंदे ने जगह बनाई थी और यूपीएससी फाइट की थी। पेट्रोल पंप पर काम करता था बंदा, बहुत सारे लोग पहचानते भी होंगे। तो दोस्तों, नहीं करने वाले के पास बहाने हजार होते हैं और करने वाले के पास किसी प्रकार के बहाने नहीं होते। जी, रिंकू रितेश शर्मा जी, एक क्वेश्चन है, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट बनती है बिल्कुल पूछ लीजिए आप। जी, क्वेश्चन पूछिए आप तो मैं आपको उसका जवाब दे पाऊँ। गर्मी की मात्रा ज़्यादा थोड़ी सी। रिंकू जी अपना जब तक क्वेश्चन पूछते हैं बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, नहीं करने वाले के पास कई प्रकार के बहाने होते हैं, उपालंब होते हैं, और नहीं करने के कई प्रकार के बहाने दे सकता है। लेकिन करने वाला व्यक्ति अगर एक बार सोच ले कि मुझे ये करना है तो जरूर करना है।
सरकार अपने स्तर पर हर तरह से प्रयास कर रही है, गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए। और सभी को पता है कि जीडीपी का लगभग 10% दिया गया है, जो कि बहुत बड़े स्तर पर है। और वास्तविकता देखा जाए तो हम इतने प्रभावित नहीं हो रहे हैं इस कोरोना वायरस से, जितने कि असहाय और निर्बल लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, ये लॉकडाउन दुर्भाग्य है मजदूर लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए। वो परेशान हैं बेचारे, उनके पास खाने के लिए भी जो है संसाधन मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनको उसका भी जुगाड़ करने में कई प्रकार की समस्या आ रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य नहीं है, हमें किसी प्रकार की खाने पीने की चीज़ों में समस्या नहीं आ रही है, हमारा जीवन कोई रुक नहीं पा रहा है। हमें तो विशेष करके सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, और उन सुविधाओं में विशेष करके किसी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं जो असहाय लोगों को तो मिल ही नहीं पा रहे, वो तो हमें पूरी तरह से मिल चुकी हैं। रिंकू जी का प्रश्न एक और है कि धर्म को लेकर कैसे हम बचें। ये शायद इनका पूछना था पहले भी, और शायद इसी के संबंध में बात कर रहे हैं ये, तो उन पे बात कर लेता हूं मैं। दोस्तों, भारत में देखा जाए तो कुछ समय से लेकर धार्मिक मुद्दों पर इसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं ये। धार्मिक मुद्दों पर काफ़ी राजनीति की जा रही है। लोग क्या कर रहे हैं, दो न्यूज़ चैनल आप अधिकतर देखते हैं, तो न्यूज़ चैनल में दो वक्ताओं को बैठाते हैं, वो जानबूझ के वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि आपस में असहिष्णुता बढ़े। जो हमारा संस्थान है, ये आप सभी के लिए घर पर रहकर जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। हम इन विषम परिस्थितियों में भी आप सभी के लिए विशेष रूप से घर पर जैसे तैसे इंतजाम करके कक्षाएं उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम जल्द ही कुछ और अच्छा प्रयास आप सभी के लिए करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ चैनल्स में और आपको बता देता हूं, हमारे देवराज जी दांगी जी हैं, उनका भी खुद का एक यूट्यूब चैनल है, आप उसके द्वारा भी पढ़ सकते हैं। आप एग्ज़ाम गुरु जी जो कि भगवत दांगी हैं, उनके द्वारा भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी हमारा संस्थान तो सदैव आपके लिए तत्पर है। सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सीधे ज्वाइन कर सकते हैं आप, और जब भी ऑफलाइन स्थितियां बनेंगी तो आप ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं, बाकी ऑनलाइन भी आप हमसे सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। प्रश्न आया है तुषार भोसले जी का, सर एमपी पुलिस का बताएं रीजनिंग। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी बात है, रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं आप। वैसे रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं है, लेकिन पढ़ा है काफ़ी समय तक, तो रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग वास्तविकता में देखा जाए तो बहुत ही आसान चैप्टर होता है या आसान सब्जेक्ट होता है। बस यहाँ पर ज़रूरत होती है उसे एक बार अच्छी तरह समझने की। एक टॉपिक को आप पूरी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर जाइए, और जहाँ भी डाउट आपको बनती है आप सीधे सीधे सर से भी जुड़ सकते हैं या हमसे जुड़कर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन टॉपिक पहले एक कंप्लीट करना ज़रूरी है। लेकिन बच्चे करते क्या है, एक टॉपिक को पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ने के बाद उसे छोड़कर अगले टॉपिक पर पहुँच जाते हैं। तो आपको पूरा टॉपिक करना
नौकरियां जा रही हैं, कुछ होने वाला है नहीं, बहुत समस्या होने वाली है, तो हम सिर्फ बैठे रह सकते हैं। भाई स्थितियां तो सर ऑनलाइन में डाउट बहुत होते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? दोस्तों ऑनलाइन में डाउट होते हैं तो समस्या, इसके लिए मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं। अभी संस्थान के द्वारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम सीधे डाउनलोड वीडियो डाल रहे हैं, या सॉरी अपलोड करते हैं वीडियो, हम ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आपको देने वाले हैं, जहां आप सीधे सीधे हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सर कोचिंग का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं क्या? कोचिंग का ऑनलाइन टेस्ट अभी तो आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले माह तक आपको ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें उपलब्ध करा दें। जेपी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ललित राठौड़ जी का प्रश्न है, सर वर्ग 3 में हिंदी के बारे में कुछ सजेस्ट करें। दोस्तों वर्ग 3 में हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो पिछला पेपर हम देखें तो पिछले पेपर के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी बहुत ही इजी लेवल की रही थी, लेकिन समय एवं परिस्थितियां बदल रही हैं, तो अब जो है कितना भी चाहे उसका लेवल क्यों ना बढ़े, लेकिन हमें उसकी तैयारियां बहुत अच्छे तरह से करना है। इसके लिए ललित जी आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे ही द्वारा अभी 2 लेक्चर अपलोड किए गए हैं सत्यादि शर्मा क्लासेस के चैनल, यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर आप संस्थान की जो पुस्तक है हिंदी की उससे पढ़ सकते हैं, या फिर वर्ग 3 के लिए आप अगर हिंदी रटना नहीं है, बाल विकास को हमें किसी भी तरह से रटना नहीं है, तो समझकर अगर हम बढ़ते जाएंगे तो हम बाल विकास को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप सिकवाल की जो पुस्तक है उसको आप पढ़ सकते हैं, संस्थान के जो नोट्स है उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी समय देकर मेरे द्वारा बनाया गया है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। राज आर्यन जी का प्रश्न है, सर हम कंटिन्यू पढ़ाई कैसे जारी रखें, हमारा डेली रूटीन कैसे जारी रखें? तो राज आर्यन जी बहुत अच्छा प्रश्न है, और लगभग अधिकतर बच्चों की यही समस्या है। डेली रूटीन रखने के लिए पहले तो आपको टाइम टेबल का पालन करना जरूरी है, क्योंकि इस समय गांव या शहर में जो माहौल है, विशेष करके गांव में सभी लोग आपको फुर्सत में दिखाई देंगे, और फुर्सत में देखने के बाद आपको क्या होगा, आपको लगेगा कि कुछ पल इनके साथ बैठ लिए जाए, इनके साथ वार्तालाप कर ली जाए, और वो बातें कैसी होती, निरर्थक बातें होती हैं। आप उनके बीच में भी बैठिए, उनको भी समय दीजिए, लेकिन एक निश्चित टाइम टेबल बना लीजिए कि भाई मुझे 6 घंटे कम से कम पढ़ना है, चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़े, पढ़ना है। तो आपकी कंटिन्यूटी बन पाएगी, नहीं तो आप अगर बैठना जारी रखेंगे तो बैठते रह जाएंगे। दिक्कत ये है, क्योंकि बैठने में बड़ा आनंद आता है, सभी हम बैठते हैं, बैठने में कई समय निकल जाता है, पता नहीं चलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर सुनील, धन्यवाद ललित जी, धन्यवाद। चौरसिया रवि कुमार जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। सर एमपी जी के कहाँ से पढ़े? एमपी जी के लिए आपको मैं 2 चैनल यहाँ पर बता देता हूँ।
जी कह रहे हैं शब्द कठिन है तो क्या करें, बाल विकास के वर्ड है सर। दोस्तों शब्द कठिन है तो इसके लिए सबसे अच्छी बात मैं बताता हूं आपको। जो भी शब्द, जैसे यहां पर वर्ग 3 वाले बच्चों की बात मैं विशेष करके थोड़ा सा करना चाहूंगा, क्योंकि 19 सितंबर को इन बच्चों की एग्जाम है। मेरे सुजाती बंधु एवं संस्थान के भाइयों, 19 सितंबर को जो है पीईबी के शेड्यूल में एग्जाम होना तय है। इस स्थिति में हमें बाल विकास भी पढ़ना है, पर्यावरण भी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है और संस्कृत या इंग्लिश आपको पढ़ना ही है। बाल विकास ये जो कठिन शब्द हैं उनको सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे अधिगम हो गया, चिंतन हो गया, समायोजन हो गया, कुंठा हो गया, और इन शब्दों को आप नेट पर सर्च कीजिए। आपको वहां से इन शब्दों का वास्तविक अर्थ मिलेगा या फिर कोई ना कोई जानकारी उनके बारे में जरूर मिलेगी। और जो भी शब्द आपने 100-200 बनाए हैं उनके सामने उनका अपनी भाषा में अर्थ लिख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से आप बाल विकास को फिर आप समझ जाएंगे। क्योंकि जब मैंने बाल विकास या मनोविज्ञान को पढ़ाना शुरू किया था उस समय ये सी समस्याएं हमारे साथ भी आती हैं। टीचर शुरुआत से नहीं बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं। मैंने भी यही प्रक्रिया अपनाई। एक एक शब्द को लिखा, सारणी बनाई, और सारणी बनाने के बाद मैं लिखता गया कि भाई कुंठा क्या होती है, क्या अधिगम होता है। इस तरह से आपका बाल विकास मजबूत होगा। राहुल यादव जी कह रहे हैं कि सर जी एमपी पुलिस की मैथ ऑनलाइन के चैनल बताएं। एमपी पुलिस के लिए मैथ्स आप पढ़ना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों सत्यादि शर्मा क्लासेस के द्वारा आज या फिर विशेष करके हम देखें प्रतिवेदन जो होते हैं ये इसमें थोड़े ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसके लिए मैं जल्द ही एमपीपीएससी भी हमारे द्वारा स्टार्ट की जा रही है। आपको प्रोवाइड इसके बारे में संबंध में जो है मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा। बात करते हैं निबंध विषय की। तो निबंध विषय की तैयारी करने के लिए आपको पहले विषय के संबंध में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक उस संबंध में आप विस्तृत रूप से लिख नहीं सकते। और लेखन शैली की बात की जाए तो यहाँ लेखन शैली बहुत ही प्रभावी होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको अपने लिखावट पर ध्यान देना होगा। लिखावट सुधारने के लिए आप 2 लाइन वाली जो कॉपी होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करें निबंध में क्या लिखें, कैसे लिखें। तो निबंध के संबंध में एक व्यापक रूपरेखा बनाकर या और ज़्यादा चीज़ों को समझने के लिए आप दृष्टि की निबंध जो है उसको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। उसको आप पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। आगे सर एग्रीकल्चर टेस्ट भी चालू करवा दीजिए। बिल्कुल, मैंने वापस में ध्यान दिलाना चाहूँगा अगले माह से संभवतः हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है सर इंडिया जीके की क्लास चलेगी क्या? बिल्कुल आर्यन जी, इंडिया जीके भी क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगी। मतलब हमारे यहाँ पर एक 1 बाय 1 सब्जेक्ट आपको उपलब्ध होते रहेंगे। गर्मी की थोड़ी अधिकता है तो इसलिए बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी होता है।
ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एमपीपीएससी की ओर जा रहे हैं तो आप डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की हिंदी को ज़्यादा व्यापक रूप से अपनाने पर बल दे सकते हैं। आगे और प्रश्न में देख लेता हूं। सर इंडिया जी की क्लास रहेगी? बिल्कुल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चौरसिया सर, देवराज दांगी दृष्टि आईएस जी की, बिल्कुल दृष्टि आईएस जी की कुछ नकारात्मक कमेंट्स भी मिल रही है यहाँ पर। सब तरह के व्यक्ति होते हैं और विशेष करके मर्यादित चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी है मर्यादा में रहकर हम यहाँ पर बात करें। देवराज दांगी, ए गुड कलेक्शन ऑफ ऐसे सर, बिल्कुल दृष्टि आईएएस आप एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और सीधी सी बात है हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी अच्छा नाम है उनका आईएएस के सेक्टर में। तो आप एमपीपीएससी के लिए भी उनको अपना सकते हैं। संस्थान के भी निबंध के नोट्स जल्दी तैयार हो रहे हैं तो उनमें भी आप देख सकते हैं। ईश्वर दांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैथ्स की क्लास ऑनलाइन कब से चालू होगी? दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस मैथ्स की आज से स्टार्ट कर दी गई है और जल्द ही इसको व्यापक रूप से आपको जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। यहाँ पर नेपाल बोरवेल नेपाल से भी यहाँ पर शायद नेपाल बोरवेल जी है। जय हो दांगी पटेल समाज की, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। चलिए तो दोस्तों काफ़ी बातचीत आपसे हुई है। मैं अंत में फिर भी आपसे यही कहना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद की पंक्तियाँ मुझे कुछ याद आ रही है। मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल तब करता है, ये स्वामी कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों बस करने वाले की हार है। कभी भी अब विशेष करके देखा जाए तो करने वाले से मतलब यहां पर हाथ से उल्टा अर्थ मत लगाइएगा, करने वालों की कमी है। यहां पर जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही अच्छा आपको पॉजिटिव या सकारात्मक रूप प्राप्त होगा, सकारात्मक चीज़ें प्राप्त होंगी। राकेश जी जय हिंद। तुषार जी धन्यवाद। कवि गोविंद जी भी आ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणपत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दोस्तों सीधी सीधी बातें यह हैं, काफ़ी लंबा समय आपका भी लिया और चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी कुछ मैंने शेयर किया, आप लोगों से भी रहे। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जो भी कुछ बातें मेरे द्वारा बताई गई हैं आप अपने जीवन में उनको अमल में लाएं। कोशिश करें कि जो भी सकारात्मक बातें हैं उनको आप अमल में लाते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। विशेष करके मैं अंत में जाते जाते वर्ग 3 के विद्यार्थियों को फिर कहना चाहूँगा कि आपका जो समय है वो आपके पास अब जो सीमित है और आपका लक्ष्य आपके सामने है। आपकी डेट दे रखी है 19 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। 19 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है और जो कह रहे हैं कि हमारे पास बुक्स नहीं है, किसी प्रकार के साधन नहीं है, तो यूट्यूब पर हम आपके लिए उपस्थित
सोच ले और विचार कर ले कि मुझे चाहे मैं जीरो क्यों ना हूं, मुझे पीएससी निकालना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन सोचना पड़ेगा। मेरे कई मित्र हैं जो मुझसे कहते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने सकारात्मक सोच को अपनाया ही नहीं है। सकारात्मकता जरूरी है, पॉजिटिविटी जरूरी है विचारों से, और कोरोना में नेगेटिविटी जरूरी है दोस्तों। तो याद रखें सिर्फ इतनी सी बात, आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है और हिम्मत कभी नहीं हारना है। कोशिश करना है कि आप उस लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक पीछे नहीं हटोगे। दोस्तों, अगर ये विचार आपके मन में आ गया तो आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। और चाहे लॉकडाउन की कैसी भी परिस्थितियां रहो, एक ना एक दिन लॉकडाउन जरूर खुलेगा। WHO के द्वारा कहा गया है कि भाई हमें तो शायद कोरोना वायरस कभी जाए ना, खत्म ही ना हो, हमें इस परिस्थिति में ढलना पड़ेगा। और जो इस परिस्थिति में ढलने की बात ये हो रही है, हमें वास्तविकता में शायद ऐसा ना करे ईश्वर, हमें इस परिस्थिति में ढलना पड़ेगा, इसके अनुसार काम करना पड़ेगा। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो इस स्थिति में वो व्यक्ति पीछे रह जाएंगे जो हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए थे और सोच रहे हैं कि भाई लॉकडाउन जब खत्म होगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, हम ऑफलाइन क्लास जब शुरू होगी तब तैयारी शुरू करेंगे। आपको तैयारी को बिल्कुल मजबूती के साथ करना है। बस सत्यधि शर्मा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपको परसों जरूर मिल जाएगा। राजेश गहलोत जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। देवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो यही बातें थी जो मैं आप करने के लिए यहाँ पर आया था। तो दोस्तों, लॉकडाउन में आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए किस प्रकार से करें या क्या करें, इन सारी बातों पर मैं आपसे करने के लिए आया हूँ। अंत में मैं वापस से अपनी बात का दोहराव कर देता हूँ। अगर आपको लॉकडाउन का भरपूर फायदा लेना है तो पहले आपको व्यवस्थित रूप से अपनी समय सारणी बनानी होगी और समय सारणी के अनुसार काम करना होगा। और कोई भी एक दिन ऐसा नहीं छोड़ना है कि आज आप पढ़ाई छोड़ दें। भाई, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम रोजाना करते हैं, उन काम के आधार पर ही आप पढ़ाई को भी उसी का रूटीन बना लीजिए। आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह से हमारे अंदर जो जोश और जज्बा जुनून सब भरा हुआ है, लेकिन हम उसको बाहर ले नहीं पाते हैं, लेकर नहीं आ पाते हैं, उसको लाना जरूरी है। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ बातें आप लोगों से हुई, आपसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। गौरवान्वित क्षण है ये। आज मैं आनंद से प्रफुल्लित हूँ। ये गर्मी जो है ये सिर्फ आपको दिखाई दे रही ऊपर चेहरे पर, लेकिन मेरे मन में जो शीतलता प्राप्त हुई आप लोगों से जुड़कर, उसका वर्णन शब्दों के द्वारा करना तो मुश्किल है।
महाभारत 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 आ आ आ श्री महाभारत कथा श्री महाभारत कथा महाभारत कथा महाभारत कथा कथा है पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की ये परमार्थ की सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की शब्द घोषित हुआ जो शब्द साधन सर्वदा शब्द दिल घोषित हुआ यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सीखे हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत ठिंग टिक ठिंग टिक आ आ आ आ भारत की ये कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर पानी ये विष्णु भारती है वीरों की आरती है